भारत की जनता को सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। जी हां, ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार का। इनके नाम में भले ही जामदार लगा हो, लेकिन ये लाइन बोलकर इन्होंने दिखा दिया कि ये दमदार भी हैं। वरना जिस वक्त में अमृतकाल की चटनी चाटने के लिए बड़े बड़े हुजूर लोग सत्ताधीशों को खुश करने में लगे हों, हत्यारे और बलात्कारी बाबाओं को बरी करके इनाम लेने में लगे हों, और तो और सबसे बड़े वाले भी हलवा पूड़ी के चक्कर में लोकतंत्र को अनसुना कर रहे हों, कुचल रहे हों, बर्बाद कर रहे हों, उस वक्त में भाजपाई सत्ता और पुलिस को लेकर ये बात कोई दमदार ही कर सकता है। जस्टिस माधव जामदार ने ये बातें मुंबई पुलिस की आलोचना करते हुए कहा, क्योंकि बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने के आधार पर एक व्यक्ति को एक इलाके से, क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। इसलिए जज साहब को कहना पड़ा कि पुलिस द्वारा जनता को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं, आधा दर्जन ऐसी ताजा घटनाएं देखेंगे जो बताती हैं कि सिर्फ भाजपा या भाजपाई नेताओं या भाजपा सरकार के खिलाफ आवाज उठाना ही गुलाम बनाने को प्रेरित नहीं करते, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों ने 140 करोड़ की आबादी को पूरी तरह से गुलाम समझ लिया है और हम सब ने गुलामी स्वीकार भी लिया है। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा है ना? तो खाली 10 मिनट दीजिए, आपकी आंखों से पर्दा उतर नहीं गया तो कहिएगा। सीबीएसई से लेकर अयोध्या तक, गुजरात के भाजपाई परिवार से लेकर असम के एसआईआर तक, बनारस के गंगा से लेकर नितिन गडकरी के पेट्रोल तक, ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि जस्टिस माधव जामदार ने जो कहा है वो बहुत कम है। एकदम टकटकी लगा के सुनते जाइए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि आपके इस चैनल लोकहित इंडिया की गाड़ी भी चलती रहे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जस्टिस जामदार ने क्यों कहा कि जनता को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। दरअसल पुलिस ने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व लोकसभा उम्मीदवार सईद चौधरी को 1 साल के लिए मुंबई और आसपास के इलाकों से बाहर करने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्होंने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद और अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए थे। अब जज ने पूछा कि ऐसे नारे लगाने इस तरह की कार्रवाई का आधार कैसे बन सकते हैं। जस्टिस जामदार ने देश भर में परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का भी जिक्र किया और मौखिक रूप से कहा कि पुलिस अधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हैं, किसी मंत्री के अधीन काम करने वाले राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। इन्होंने कहा कि नागरिक को सरकार के फैसलों के खिलाफ विरोध करने और आंदोलन करने का अधिकार है। सिर्फ विरोध करने या नारे लगाने के आधार पर पुलिस किसी व्यक्ति को अपने शहर से बाहर करने का आदेश कैसे दे सकती? जस्टिस जामदार ने पूछा कि यह हो क्या रहा है? सभी नागरिक को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, लोग विरोध नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या है? इतने पेपर लीक हो चुके, अगर लोग विरोध करें तो आप उनके खिलाफ केस दर्ज करेंगे। और इसके बाद जस्टिस जामदार ने पुलिसिया एक्शन को रद्द कर दिया, लेकिन उनका यह बोलना ही आज चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने लिखा कि यह दिखाता है कि अब भी ऐसे जज मौजूद हैं जिनमें सरकार से सवाल पूछने और नागरिक के अधिकारों के पक्ष में खड़े होने का साहस बचा हुआ है। आप देख रहे हैं कि पिछले 12 साल से लगातार मोदी सत्ता के बाद आने के बाद विरोध, आलोचना और सवाल की आवाजों को दबाया जा रहा है। दबाया ही नहीं जा रहा बल्कि कुचला जा रहा है। सालों साल लोगों को जेलों में रखकर सड़ाया जाता है। हर व्यक्ति के आगे पीछे ऊपर नीचे दूरबीन लगा के झांका जाता है, कहीं कुछ माइनस मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए लपेटने का, परेशान करने का, सजा देने का, डराने धमकाने का। एक तरफ सत्ता और सत्ता से जुड़े हुए लोग सवाल, आलोचना, विरोध को दबाने में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ दबाने का लेवल इतना बढ़ गया है कि जनता को उन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझना शुरू कर दिया है। आप कहेंगे कि कैसे? तो सबसे पहले ये वाली खबर देखिए। हमने देखा था सीबीएसई की कॉपियां जांचने में बड़े लेवल पर गड़बड़ी सामने आई, और ये गड़बड़ी गलती से नहीं बल्कि लापरवाही से हुई थी। सोची समझी लापरवाही संस्था और एजेंसी ने किया था, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी और देश के लाखों बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया। अब ये खबर बता रही है कि संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी यानी पीएससी की बैठक में सीबीएसई प्रमुख लोकहान सीताराम से हाल की परीक्षाओं और छात्रों की समस्याओं पर सवाल होना था, यानी जवाबदेही लेनी थी। लेकिन शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने कहा कि सीबीएसई अध्यक्ष सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि सीबीएसई को केंद्र सरकार फंड नहीं करती। यानी सोचिए कि जिस संस्था पर देश के लाखों बच्चों का भविष्य टिका है, वो संस्था कह रही है कि वो संसद की एक कमेटी के प्रति जवाब देने, यानी संसद के प्रति जवाब देने, क्योंकि
क्योंकि उसको सरकार फंड नहीं करती। इस बात पर विपक्षी सांसद भड़क गए। पीएससी अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पीएससी एक तरह से संसद की मिनी पार्लियामेंट है। अगर संसद सवाल कर सकती है सीबीएसई से तो पीएससी भी कर सकती है। यानी सोचिए कि अमृतकाल में सारी संस्थाएं किस रास्ते पर चल पड़ी हैं और किस तरह की तबाही आ रही है। अब ये दूसरा नमूना देखिए, पूरे देश में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और डकैती का मामला गूंज रहा है। कहा जा रहा है कि ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। बीजेपी, आरएसएस ने मिलकर, विश्व हिंदू परिषद ने मिलकर हिंदुओं को ऐसा चूना लगाया है कि इतिहास बन गया है। और अब यह खबर बता रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट सरकार के अधीन जवाबदेह संस्था नहीं है। पिछले साल गृह मंत्रालय ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को बताया था, यानी राम मंदिर ट्रस्ट सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं है, मतलब जनता के प्रति, आपके प्रति जवाबदेह नहीं है। आप सवाल नहीं कर सकते। ये ट्रस्ट न तो केंद्र सरकार को जवाब देगा न यूपी सरकार को जवाब देगा। ये अपने मन का है, मनबड़ू कह लीजिए। इतना ही नहीं, सीआईसी ने माना कि ये ट्रस्ट इंडिपेंडेंट बॉडी है, इसे न केंद्र सरकार कंट्रोल करती है न राज्य सरकार। और तो और ये ट्रस्ट आरटीआई एक्ट के दायरे में भी नहीं आता। गृह मंत्रालय ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। ये ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश के बाद फरवरी 2020 में बना था। हाल ही में डोनेशन चोरी के मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा नाम के 2 लोगों ने ट्रस्ट से इस्तीफा देने की कोशिश किया था। इसी बीच ये वाली खबर दौड़ पड़ी है। ये रिपोर्ट कहती है कि कोई स्टैट्यूटरी बॉडी उन्हें हटा ही नहीं सकती, यानी कोई सरकार चंपत राय या अनिल मिश्रा को अपने पद से हटा नहीं सकती। अगर चंपत राय जनरल सेक्रेटरी नहीं भी रहते हैं तब भी वो मेंबर बने रह सकते हैं। इसी तरह अनिल मिश्रा अपनी जिम्मेदारियों से हट सकते हैं लेकिन ट्रस्ट से जुड़े रह सकते हैं। ट्रस्ट में कुल 15 सदस्य हैं, इनमें 11 परमानेंट सदस्य हैं। फैसले के लिए कम से कम 10 वोटिंग मेंबर्स में से 6 की सहमति जरूरी बताई गई है। इसलिए 6 जुलाई की बैठक में फैसला आसान तो नहीं होगा। ट्रस्ट के प्रेसिडेंट गोपाल दास हैं, बाकी लोग अलग अलग पदों पर हैं। इस ट्रस्ट में बहुत सारे लोग विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बाकी ये दोनों संस्थाएं बीजेपी के से किस तरीके का रिश्ता रखती हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। यानी सोचिए कि अमृतकाल के भीतर सुप्रीम कोर्ट में जमीन का विवाद गया था, उस पर फैसला करते हुए 5 जजों की पीठ 40 कदम आगे बढ़ जाती है। कहती है कि यहाँ मंदिर बनना है, वहाँ मस्जिद बनाना है, यहाँ ट्रस्ट बनाना है। केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाती है और ट्रस्ट ऐसा बनाती है कि वो हिंदुओं की आस्था की ऐसी तैसी कर देता है। और सोचिए अमृतकाल के तमाम लोग कितने अलोकतांत्रिक हैं कि उन्होंने 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के लिए मंदिर का ऐसा ट्रस्ट बनाया जो किसी के लिए जवाबदेह नहीं है। ये चाहे जितनी चोरी कर ले, डकैती कर ले, भगवान राम को ऊपर से लेकर नीचे तक लूट के निर्वस्त कर दें, मगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो क्या ये सीधे सीधे करोड़ों हिंदुओं को गुलाम समझने की मानसिकता नहीं है? और बेहयाई की हद तो देखिए, कई सारे नफरती चिंटू मैदान में आ गए हैं ये कहने के लिए कि कुछ हिंदुओं का पैसा कुछ हिंदुओं ने ले लिया, खा लिया, पी लिया, अपने घर ले गए तो क्या हो गया। इनकी बेशर्मी की सीमा देखिए। तो कुल मिलाकर ये वाली खबर बताती है कि साल 2019 के फैसले के बाद जब ट्रस्ट का निर्माण शुरू हुआ तभी से पूरी चोरी और डकैती की प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। यानी कद्दू कटा है तो सब में बटा है। जिसने ये प्लान किया, जिसने इन लोगों को बिठाया, वो सब मिले जुले हैं जी। इसीलिए राम मंदिर को इतना प्रचारित किया गया, इतना हाईलाइट किया गया, देश भर से लोगों को बुलाया गया, न्योता भेज भेज के बुलाया गया, ट्रेन चला चला के भेजा गया, बड़े बड़े कार्यक्रम किए गए ताकि लोग बड़ी संख्या में वहां आए, चढ़ावा चढ़ाएं, खूब ढेर सारा पैसा, सोना चांदी सब कुछ आए और ट्रस्ट में बैठे हुए लोग सत्ताधीशों के सहारे सब कुछ दबा के बैठ जाएं, खा पी के डकार भी न लें। पहले दिन से ही किसी की कोई जवाबदेही न हो, सब स्वतंत्र होकर लूटे खाएं, इसका जुगाड़ बनाया गया। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में किया गया था। याद करिए, मैंने कितनी बार कहा कि दुनिया के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है जब कानून बना के डकैती हो रही है। तमाम जांच एजेंसियों का डर दिखा दिखा के जेल भेज भेज के इलेक्टोरल बॉन्ड में डकैती की गई, पॉलिटिकल चंदा वसूला गया, धन उगाही की गई और बाकायदा ये प्रावधान किया गया कि देश की जनता को कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, जनता की औकात दिखाई गई। यहाँ भी खुले तौर पर देश के 140 करोड़ आबादी को गुलाम समझा गया, गुलाम माना गया और दिखाया भी गया। इस तरह से देखा गया मानो ये सब तो कीड़े मकोड़े हैं, इनको जानकारी क्यों देना है, ये तो खाली टैक्स भरने के लिए पैदा हुए हैं। हमारा जिनसे मन करेगा उससे बंदूक दिखा के चंदा वसूल लेंगे। और ध्यान रहे, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष सब शामिल थे। बाद में जिनको इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं मिला वो रोने लगे, अलग बात है। लेकिन जब जनता को गुलाम समझने की प्लानिंग हो रही थी तो सारी पार्टियां, सब धान 22 पसेरी थे, सब इस डकैती में शामिल थे, सब आपको गुलाम समझ रहे थे। इसी तरह याद करिए पीएम केयर फंड का मामला। आपदा में अवसर ढूंढते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड से बहुत बढ़िया व्यवस्था होने के बावजूद
नया फंड बनाया और इसे आरटीआई से अलग रखा, इसे प्राइवेट फंड की तरह बनाया, यानी देश की जनता से पैसा मांग रहे थे पीएम के रूप में, नाम भी रखा पीएम केयर, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं जा रहा था निजी खाते में और आज तक उसका हिसाब किताब नहीं दिया गया। यहां भी देश की जनता को खुलेआम गुलाम समझा गया और बिना बोले बताया गया कि तुम सब कीड़े मकोड़े हो, अपनी औकात में रहो। पीएम केयर फंड में न सिर्फ जनता की जेब से पैसा जबरदस्ती निकाला गया, सरकारी कर्मचारियों के खाते से पैसा उड़ाया गया, बल्कि चाइनीज कंपनियों से भी चंदा लेके खा गए और देश की जनता टुकुर टुकुर देखती रह गई। पता नहीं चला कितना आया कितना गया, कहां से आया कहां गया। अब ये वाली खबर देखिए, गुजरात के मोरबी में किसानों की जमीन पर हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन टावर और केबल लगाए जा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड से संबंधित एक कंपनी द्वारा किया जा रहा है। ये टावर और केबल पावर ले जाने के लिए लगाया जा रहा है। किसान अपनी जमीन का इस्तेमाल करने के बदले ज्यादा मुआवजा मांग रहे हैं, यानी उनको मुआवजा ठीक नहीं मिल रहा है। करीब 100 लोग, जिसमें लगभग आधी महिलाएं हैं, 40 डिग्री गर्मी में धरने पर बैठे हैं। यहाँ भूख हड़ताल चल रही है, वो भी 17 जून से। कई किसान अत्यधिक बीमार तक हो गए। ज्यादातर लोग पाटीदार किसान हैं, इसमें कुछ किसान सरपंच भी हैं। करीब 35 पंचायत प्रमुखों ने इस प्रदर्शन को सपोर्ट किया है। समझने वाली बात यह है कि भाजपाई मंत्री के भाई भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर चुके हैं, जमीन गंवाने वाले लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। सोचिए, ये है गुजरात मॉडल। भाजपाई मंत्री के भाई को भी प्रधानमंत्री के परम मित्र से उनके कर्मों के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। किसानों की जमीनों को जबरदस्ती प्रयोग करेंगे और मुआवजा भी पूरा नहीं देंगे। तो इस तरह की ज्यादती कब होती है? जब एक शासक होता है और बाकी सबको गुलाम समझा जाता है। क्या ये गुलाम बनाने और गुलाम समझने की हरकत नहीं है? इस प्रदर्शन में गुजरात के भाजपाई मंत्री कांतिलाल अमृतिया के भाई भी शामिल हैं, जिनके नाम है भरत भाई अमृतिया और राकेश भाई अमृतिया। और ये लोग कह रहे हैं कि वी आर हेल्पलेस, यानी हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो सोचिए कि जब भाजपाई सरकार के भीतर भाजपाई मंत्री के भाइयों की मदद करने वाला कोई नहीं है, फिर आम जनता की हैसियत क्या रह गई है? अब ये वाली खबर देखिए, एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमीनुल हक। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल गुवाहाटी ने फरवरी 2019 में इन्हें विदेशी घोषित कर दिया था। ट्रिब्यूनल के इस आदेश को इन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस शमीमा जहां ने जो आदेश दिया वो 30 जून 2026 को आया और इसमें अमीनुल हक को अभी भी भारतीय नागरिक नहीं माना गया, जबकि उन्होंने अपनी नागरिकता साबित करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 16 डॉक्यूमेंट दे दिया। कोर्ट ने कह दिया कि ये 16 डॉक्यूमेंट्स भी पीड़ित को भारतीय नागरिक साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो 16 डॉक्यूमेंट्स कौन से थे, तो कुछ को जान लीजिए। अमीनुल हक ने हाईकोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स दिए उन्हें कान खोल के सुन लीजिए। 1991 की जो एनआरसी थी इन्होंने वो दे दिया। 1966 से लेकर 2017 तक का वोटर लिस्ट भी दे दिया। 1973 में जमीन खरीदा था उसका कागज भी दे दिया। पैन कार्ड दे दिया, वोटर आईडी कार्ड दे दिया, स्कूल का सर्टिफिकेट भी दे दिया। 1991 के एनआरसी में इनके पूर्वज और इनके पिता का नाम होने का दावा भी किया गया। वोटर लिस्ट में भी सबका नाम है। पिता ने कोर्ट में जाके बोल भी दिया कि हमारा बेटा है, तो कोर्ट कहती है कि ओरल एविडेंस नहीं चलेगा, पिता पुत्र का संबंध स्थापित होना चाहिए और संबंधित डॉक्यूमेंट एविडेंस के रूप में होना चाहिए। अमीनुल हक के वकील ने कोर्ट को बताया कि अमीनुल हक एक माइग्रेंट वर्कर है, उनके पिता और दादा के नाम में स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी हो गई, यानी एक आध अक्षर इधर उधर हो गया, स्पेलिंग में गड़बड़ी है, इसी के कारण इन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया। तो कोर्ट का कहना है कि ये लोग स्पेलिंग डिस्क्रिपेंसी को बहुत गंभीर नहीं मान रहे, लेकिन समस्या यह है कि परिवार के सदस्य को लगातार वोटर लिस्ट में एक साथ लिंक नहीं किया जा सकता। यानी कुल मिलाकर 16 डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद, पिता के कोर्ट में जाके ये कहने के बाद कि ये मेरा बेटा है, 1951 की एनआरसी दिखाने के बाद, पुराना वोटर लिस्ट दिखाने के बाद, जमीन के कागज दिखाने के बाद, पैन कार्ड, वोटर आईडी, स्कूल सर्टिफिकेट, इस तरह के 16 डॉक्यूमेंट कोर्ट को दिखाने के बाद भी कोर्ट ये कहती है कि ये डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं है भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए। अब आप दर्शक ही बताइए कि आपके पास ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे आप खुद को भारतीय नागरिक साबित कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि जिन माननीयों ने 16 डॉक्यूमेंट्स को खारिज किया है, क्या उनके पास ये 16 डॉक्यूमेंट्स भी हैं? उन्हें खुद को यदि साबित करना पड़ जाए कि वो भारत के नागरिक हैं, यदि अमृतकाल की व्यवस्था आप दर्शकों से कह दे कि तुम विदेशी हो, साबित करो कि भारतीय हो, तो आप कौन सा कागज अपनी तिजोरी में रखे हैं जिससे दिखाकर आप खुद को भारतीय साबित कर पाएंगे? यही कारण है कि बीजेपी, आरएसएस, ज्ञानेश कुमार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिलीजुली व्यवस्था ने एक ऐसा तंत्र तैयार कर दिया है जो भारत को कहीं न कहीं दो हिस्सों में बांट रही है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि अर्थशास्त्री और राजनीतिक कमेंटेटर परकला प्रभाकर भी कह रहे हैं, जिनकी पत्नी मोदी सत्ता के भीतर वित्त मंत्री हैं। जी हाँ,
हैं निर्मला सीतारमण जी। इनका कहना है कि भारत के भीतर दो तरह के लोग हो जाएंगे, एक वो जिनके पास वोटिंग राइट होगा, दूसरे वो जो वोट नहीं दे पाएंगे। जब से SIR का मामला शुरू हुआ है तब से मुझे लगभग 7-8 साल पुराना वो वीडियो बार बार याद आता है, जब सोशल मीडिया के ही एक पत्रकार संभवतः वाराणसी में कुछ वकीलों से चुनावी चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक भाजपा समर्थक वकील ने कहा कि इस देश में मुसलमानों और दलितों को वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, या तो उनका वोट देने का अधिकार छीन लिया जाए या फिर उनके 10 वोट के बराबर हमारा 1 वोट की वैल्यू होनी चाहिए। यानी 10 मुसलमान या 10 दलित और गरीब एक एक वोट डालें तो कुछ लोगों के 1 वोट की कीमत उसके बराबर होनी चाहिए। उस वक्त ये बातें सुनकर हंसी आ रही थी, लेकिन आज देखिए हकीकत उससे भी खतरनाक हो चुकी है। यानी यह देश भीतर ही भीतर 2 टुकड़ों में बांटा जा चुका है। एक वो है जिनके पास वोटिंग राइट बची है, दूसरे वो हैं जिनके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। और यदि आप वोटिंग राइट नहीं रखते, यानी आप वोट देने के अधिकारी नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, SIR में नाम कट गया, तो फिर आपसे कोई भी सुविधा छीनी जा सकती है। आपका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं होगा, नहीं बना है तो शायद बनेगा भी नहीं, तमाम सरकारी सुविधाओं से रोक दिया जाएगा। सारे उदाहरण हम देख चुके हैं। अब आप सोचिए कि क्या यह गुलाम बनाने वाला काम नहीं है? जिन लोगों ने वोट देकर इन्हें सत्ता में बिठाया, उन्हीं लोगों को अब कागज खोज खोज के ये बताना पड़ रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं, और पलट के यदि आप RSS से उसका रजिस्ट्रेशन मांग ले तो इन्हीं लोगों को मिर्ची लग जाती है। संविधान और कानून के 2-2 टुकड़े होने का एक और सबूत ये भी देख लीजिए। ये सब कुछ नागरिकों को गुलाम समझने का ही परिणाम है। ये बात अपने दिमाग में रखिए। आपको याद होगा कुछ महीने पहले कुछ मुस्लिम नौजवान गंगा में नाव पर बैठ के वाराणसी में रोजा खोल रहे थे। इन पर आरोप लगा कि इन लोगों ने नॉनवेज खाया और गंगा में फेंका। यानी 14 मुस्लिम युवक थे, इन पर नॉनवेज या बिरयानी गंगा में नाव पर बैठकर खाने के आरोप लगे। इन्हें गिरफ्तार किया गया। इन पर 7 धाराएं लगाई गईं और बाद में 2 और गंभीर धाराएं जोड़ी गईं बिना मतलब की। इनके खिलाफ गंभीर क्रिमिनल सेक्शंस जारी रही। करीब 2 महीने बाद इनको बेल मिली। मुस्लिम युवाओं के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने, पोल्यूशन और तो और एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही और IT एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। बहुत ही गंभीर धाराएं लगाई गई। ये घटना मार्च में हुई थी। आरोपी थे 14 मुस्लिम युवक, याद रखिएगा। अब जून के कांड में आ जाइए। जून के महीने में उसी गंगा के भीतर, उसी वाराणसी में दीपक कुमार, अरुण कुमार, राहुल, अजय, अनुराग यानी कई अन्य सारे नॉन मुस्लिम हिंदू गंगा में ही चिकन और बियर खा पी रहे थे। इन 5 की भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन केवल 2 धाराएं लगाई गई। सेम डे इनको बेल भी मिल गई। इन्हें सिर्फ शांति भंग करने की बात कही गई। यानी मुसलमान खाली बिरयानी खा रहे थे तो उन पर पहले 7 धाराएं लगाई गई, बाद में 9 हो गई। उन्हें स्थानीय अदालत से जमानत भी नहीं मिलती है, 2 महीना जेल में रहना पड़ता है। और हिंदू नाम वाले चिकन भी खा रहे थे, बना रहे थे, बियर भी पी रहे थे, उन्हें सेम डे जमानत मिल जाती है। जरा सोचिए कि अगर इस देश की जनता को गुलाम नहीं माना समझा जाता, अगर इस देश में एक ही नियम, एक ही कानून सबके लिए होता, अगर इस देश में संविधान का आर्टिकल 14 काम कर रहा होता, तो दोनों मामलों में बेसिक एलिगेशंस लगभग एक ही हैं, मगर कानूनी कार्रवाई देखिए कितना फर्क है। वही गलत काम जब हिंदू नाम वालों ने किया तो रिलीजियस सेंटिमेंट वाली धाराएं लगाई गई थी, लेकिन चालान में प्रिवेंटिव अरेस्ट दिखाया गया। यानी मुसलमानों के केस में एक्सटॉर्शन और IT एक्ट जैसी गंभीर धाराएं भी जोड़ दी गई। यानी हवा में सब कुछ चल रहा है। अब आप सोचिए कि क्या इस मुल्क को आज़ादी की भावना से देखा जा रहा है, खासकर सत्ताधीशों द्वारा और पूरे सिस्टम द्वारा। कोई भी संस्था इसमें आजाद नहीं है। अभी भी थोड़ी बहुत कसर रह गई है तो पेट्रोल को याद कर लीजिए। मुझे याद है लगभग 1.5 दशक पहले मेरे ग्रामीण इलाके में कुछ लोग केरोसिन ऑयल में कुछ केमिकल मिला के डीजल बनाते थे। कभी भी पुलिस छापा मार देती थी। चोरी चोरी केरोसिन को डीजल में बदल के, यानी उसका रंग बदल के सस्ते दाम पर, यानी डीजल से कम दाम पर बेच के ये लोग पैसा कमाते थे। तो ये कानून की नजर में गलत था, चीटिंग थी। आज जब वही काम सरकार कर रही है तो फिर ये सही कैसे हो गया? पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और ध्यान रहे ये 20% तो कहने को मिलाया जा रहा है, असल में कितना मिलाया गया ये ना हमको पता है ना आपको पता है। अब ऐसा तो है नहीं कि पेट्रोल पंप पे जाके कहेंगे कि ए भैया पहले गाड़ी में नहीं डालो, पहले 2 घूंट हमको पिलाओ, हम पी के टेस्ट करेंगे कि इथेनॉल कितना है तब गाड़ी में डलवाएंगे। यानी हमको आपको 20% बताया जा रहा है, लेकिन असल में उसमें इथेनॉल 20% है या फिर पेट्रोल 20% है, 80% इथेनॉल है, ये कौन जानता है। सोशल मीडिया पर तो ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग कथित दावा कर रहे हैं कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं, रुआवजा घोल मिल रहा है, गाड़ी में डलवाने के बाद गाड़ी चालू ही नहीं हो रही है। तो आप सोचिए कि खुलेआम जब कोई सत्ता मिलावटी पेट्रोल बेच के आपकी गाड़ियों को खराब कर रही हो तो आपको क्या समझा जा रहा है? आज़ाद देश का नागरिक। आप कुछ कर नहीं पा रहे, बोल तक नहीं पा रहे, तो क्या आप गुलाम नहीं है? और तो और अभी युद्ध के कारण जब कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई थी, $100 के पार प्रति बैरल चली गई थी, तो यही सरकार, यही प्रधानमंत्री आके डींग हाँक रहे थे कि अब हमको दाम बढ़ाना पड़ेगा, वैश्विक संकट है। और जब वही कच्चा तेल अब लगभग $70 प्रति बैरल से भी नीचे आ गया है, 65-67 पर आ गया है, तब इनको दाम घटाना याद नहीं है। अब अपने विश्वगुरु मिस्टर इंडिया बन गए हैं, अब वो गायब रहेंगे, अब नहीं दिखेंगे।
लिखेंगे कि अब सस्ता हो गया, सस्ता ले लो। तो कुल मिलाकर बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस जामदार ने जो कहा है कि नागरिक को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, ये बात सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित नहीं है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां पर नागरिक को गुलाम नहीं बनाया जा रहा है या फिर नहीं बनाया जा चुका है। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।